और वही क्या हाल है। मैंने आज लोकेशन थोड़ी चेंज की है। यहाँ पे पोर्ट डलहौजी आया था तो मैंने सोचा यहीं पे पीआर का वीडियो भी बना दूँ। और वैसे पिछले साल हुई थी सितंबर के आसपास, और अभी करीबन 1 साल होने आ गया है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ कि मैंने पीआर कैसे किया था, पीआर का प्रोसेस कैसा था, और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। और हाँ, बस वही। दरअसल मैंने पीआर जो करवाई है वो टीआर टू पीआर प्रोसेस में करवाई है, जो पिछले साल मार्च में उन्होंने रिलीज़ किया था कि मई में शुरू होने वाला। तो लकीली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो कि फुलफ़िल करने में मेरे लिए काफ़ी थे। और उस दौरान सिर्फ आइल्स की ज़रूरत थी, स्कोर की इतनी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, बेसिक स्कोर भी चल जाएगा। मेरा वैसे भी ओवरऑल 8 था तो ऐसा कोई लोड नहीं था मुझे। बट जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रहा था वो था टाइम का, क्योंकि हालांकि 90,000 एप्लीकेशन ये लोग लेने वाले थे, उनमें से 40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थे, जिस स्ट्रीम में मैंने डाली थी। और हालांकि वो 12 बजे शुरू होने वाली थी, और जब तक एप्लीकेशंस भरते नहीं है, और मेरे ख्याल से एक दिन में सारी एप्लीकेशंस भर चुकी थी। सो मैंने जब अप्लाई किया अराउंड 2 या 3 बजे के आसपास मैंने अप्लाई किया था, ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद। तो पीआर प्रोसेस में बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी आइल्स का स्कोर, जॉब लेटर, फुल टाइम जॉब का, और जो आईआरसीसी के फॉर्म्स होते हैं उनकी ज़रूरत मेनली पड़ती है। हाँ, मेरे वक्त मुझे पीसीसी की भी ज़रूरत पड़ी थी। सो पीसीसी और मेडिकल की। तो मेडिकल का एक्चुअली मैंने जो अपॉइंटमेंट बुक की थी मैंने उसका दे दिया था, और जो पीसीसी है मैंने ये दिखा दिया था कि मेरे पास मैंने अप्लाई कर चुका हूँ पीसीसी के लिए। तो दरअसल जो सारे डॉक्यूमेंट्स अक्सर जो पीआर प्रोसेस में बाद में लगते हैं वो उस वक्त तभी के तभी मुझे चाहिए थे लगाने के लिए टीआर टू पीआर फॉर्म में। तो हालांकि मैंने जो अप्लाई किया था उसी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। और करीबन कुछ 2 या 3 महीने बाद, मई में अप्लाई करने के बाद अगस्त के आसपास मुझे एओआर मिला, जुलाई अगस्त के आसपास। और जब एओआर आया तब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी शुरू करी थी। तो ये जब शुरू हुआ तब मेरा एक फॉर्म में बहुत बड़ी गलती थी। मैंने जो प्रोविंस डालना था वहाँ पर कुछ और डाला था, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसी जो गलतियाँ हुई थी उसके वजह से मुझे थोड़ा टेंशन था कि यार ये लोग एक्सेप्ट करेंगे या सीधा रिजेक्ट ही कर देंगे। लेकिन सही बात ये हो गई कि आईआरसीसी ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया ईमेल के थ्रू कि भाई आपके ये फॉर्म में गलती है, इसको आप दोबारा भरिए, और विदिन 7 या 14 दिन के पीरियड में आपको ये भर के सबमिट करना है पोर्टल पे। तो इसके वजह से काफ़ी हेल्प हो गई थी। और जितना मैंने बाकियों के भी रिव्यूज़ सुने थे उनको भी ऐसे फॉर्म्स आए गए थे। और जो बाकी की जो प्रोसेस होते हैं जैसे सीईसी हुई या पीएनपी हुई, इन दोनों के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि सीईसी के थ्रू मैं खुद अप्लाई करने वाला था अगर टीआर टू पीआर नहीं होता। सीईसी में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रहता है आपके पढ़ाई होने के बाद, और फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सो बेसिकली फुल टाइम जॉब जो नॉक कैटेगरी की हो, 1 साल का आपका वो वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सीईसी में फ़ाइल भरने के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सिमिलरली पीएनपी में एक बेनिफिट होता है। पीएनपी में अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो, जैसे मुझे ओंटारियो का एक्सपीरियंस है, ओंटारियो में 2 स्ट्रीम्स है जिनमें आप पढ़ाई होने के तुरंत बाद भी अप्लाई कर सकते हो। सो पर प्रोवाइडेड ये सिर्फ मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए है। कोई कोई पीजी जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो करने आ रहा है तो उसके लिए नहीं है। यहाँ पर अगर आपने मास्टर्स की हो ओंटारियो में यूनिवर्सिटी से तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो वो एक है मास्टर्स स्ट्रीम प्रोग्राम, जिसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, अगर जॉब नहीं भी है तो भी अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है बैंक में कि भाई मैं 1 साल निकाल लेता हूँ, उसका एक रिक्वायरमेंट है एक सर्टेन अमाउंट की, तो आप वो भी दिखा सकते हो और उसके थ्रू आप पीएनपी में अप्लाई करते हो। पीएनपी में अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ईओआई करके एक होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो जब आप भरते हो आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलते हैं।
और अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो, आपको उसमें इनविटेशन आता है पीएनपी के लिए अप्लाई करने के लिए, नॉमिनेशन के लिए। तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं और ये सब भरने के बाद आपको 2 महीने में नॉमिनेशन आता है प्रोविंस की तरफ से। एक बार नॉमिनेशन आ गया उसके बाद आप नॉर्मल पीआर के लिए अप्लाई करते हो, प्रोवाइडेड आपके पास नॉमिनेशन है करके। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, पर जैसे मेरे विकास जो मेरा दोस्त है उसने इसमें किया हुआ है। सो ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। और दूसरा पीएनपी में जो है वो है जॉब स्ट्रीम, कि अगर आपके पास फुल टाइम जॉब है नॉ कैटेगरी की तो आप उसके थ्रू भी पीएनपी में अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक कि पीएनपी में अप्लाई करते वक्त जब आप जॉब स्ट्रीम में कर रहे हो, आपके पास वो जॉब ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोविंस में ज़रूरत है उस चीज़ की, उन सर्टन जॉब्स को ही नॉमिनेशन आया जाएगा। तो इसमें अलग अलग चीज़ों का स्कोर कंसिडर करने के बाद ही वो आपको एक EOI पे स्कोर आता है, और जब आपको ये आ जाए फिर आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करते हो। इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा है क्योंकि आप नॉमिनेशन के लिए पैसे भर रहे हो, उसके बाद पीआर के लिए भी पैसे भर रहे हो। तो अगर कोई ऐसा है जिसको मास्टर्स के बाद तुरंत अप्लाई करना है तो ये वाला एक अच्छा प्रोसेस हो जाता है। अलग अलग प्रोविंस का अलग अलग होगा जिसका मुझे आइडिया नहीं है, पर जितना ओंटारियो का पता है मुझे उसका ऐसा ही है। CEC सबसे बेस्ट है जो यूजुअली बाकी सब लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस किया और फिर फाइल डाल दी। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जो अक्सर लोग करते हैं, जिसमें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उसमें ख़र्चा काफ़ी कम है, और वो है एक्सप्रेस एंट्री। अगर आप इंडिया में ही हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री में फॉर्म भर सकते हो, और उसमें अगर आपका नॉमिनेशन आ जाता है, उसमें अगर आपको इन्विटेशन आ जाता है तो आप डायरेक्टली पीआर के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। आपको पीआर आ जाएगी इंडिया में बैठे बैठे, और आपको सीधा यहाँ पर पीआर के साथ लैंड कर जाओगे। उसके भी अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, उसके भी अपने अलग अलग नुकसान भी है। सो फ़ायदे ये हुए कि आपको ख़र्चा बहुत कम आ जाता है। नुकसान ये है कि पूल बहुत बड़ा होता है उसमें, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो इंडिया से कर रहे हो, इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे होंगे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे होंगे। पीआर एक डेफिनेटली बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि एक बार आपका पीआर हो जाए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको इंटरनेशनल फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, आप डोमेस्टिक फ़ीस पे पढ़ सकते हो। आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब से लेके कोई अगर आपको बिज़नेस भी खोलना है तो भी आप आराम से कर पाओगे। और अपने पेरेंट्स का पीआर वगैरह लगा सकते हो अगर आपके पास यहाँ पर पीआर है तो। उनका सुपर वीज़ा लगा सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो इजी हो जाती है आपके लिए। सो डेफिनेटली पीआर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट पीआर की एक और बात है कि पीआर 5 साल तक वैलिड होता है, और 5 साल में आपको कम से कम 2 साल यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। कंटिन्यूस नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन ओवरऑल 5 साल में एक सर्टेन नंबर ऑफ़ डेज़ जो 2 साल के इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर आप प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका पीआर एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक बार पीआर हो गया उसके अराउंड 3 साल के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसको इच्छा है उसके लिए। सो उस पॉइंट पे पीआर के वक्त पे आपका पैसा बहुत उड़ेगा, और चीज़ें आपको बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। और आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं, आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए देख रहे हैं, वो सब प्रॉपरली एक बार पढ़ लीजिएगा। कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स की साइज़ क्या होनी चाहिए। कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए क्योंकि उनके फ़ोटोग्राफ्स के साइज़ बराबर नहीं थे, या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कोई एक सर्टेन डॉक्यूमेंट में कोई ये चीज़ मेंशन्ड नहीं थी। जैसे अगर आप जॉब से लेटर लेते हो और अगर आपका जॉब नोक कोड डाला हुआ है कुछ सर्टेन XYZ, और अगर उस नोक कोड में जो चीज़ें चाहिए वो आपके जॉब लेटर में नहीं है प्रेजेंट, तो आपके रिजेक्शंस होने के चांसेस भी होते हैं उसके चक्कर में कि आपने फॉर्ज तो नहीं किया है। ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखने लायक है। सो प्रोसेस सिंपल है। मैंने लॉयर नहीं किया था, बट अपनी अपनी चॉइस होती है इसमें। मुझे लगा नहीं मुझे ज़रूरत है तो मैंने किया नहीं था। कुछ लोगों ने किया है, उनका भी हुआ है, ऐसा कोई लोड नहीं है। सो वो आपकी पर्टिकुलर चॉइस है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करने वाला। बट या अगर जिसको ऐसा है कि खुद से करना है, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, तो कर सकते हो यार, ऐसा कोई लोड नहीं है। बस चीज़ें प्रॉपरली पढ़ लेना
अगर डाउट हो तो कंसल्ट कर लेना किसी से। सो एनीवे, ये था मेरा पीआर का एक्सपीरियंस। अगर किसी को कुछ और डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ डेफिनेटली फील फ्री। सो जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक्स गाइस, अप्रिशिएट अ लॉट। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से जब भी मन करे तब कर लेना, कोई फोर्स नहीं है। चलो फिर मिलते हैं, बाय।